नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इजराइल अब गजब कर रहा है और दुनिया उसे देख रही है कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों पर तानाशाही की पट्टी चढ़ गई है। गजा, लेबनान, ईरान के बाद अब इजराइल संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी कि यूएन को आंखें दिखा रहा है। यही नहीं, इजरायली सांसदों ने तो 2 कानून पारित किए हैं। इन कानूनों के माध्यम से इजराइल गाजा में आम लोगों को सहायता करने वाली मुख्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को इजराइल में काम करने से रोका जा सकता है, उससे संबंध तोड़े जा सकते हैं, उसे आतंकवादी संगठन करार दिया जा सकता है। ये कानून इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच लंबे समय से चल रहे खराब संबंधों को और खराब कर सकते हैं। इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने कहा है कि वे फिलिस्तीनियों पर इस कानून के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि गाजा युद्ध में मानवीय क्षति और भी बदतर होती जा रही है। पहले कानून के तहत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी या UNRWA को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया। दूसरे कानून में इजराइल की एजेंसियों के साथ UNRWA के राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया गया। UNRWA के प्रमुख ने इसे खतरनाक मिसाल कहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग अब व्यापक रूप ले रही है। बीते शनिवार की सुबह ईरान में इजराइल के फाइटर प्लेन ने हमला कर दिया। इजराइल के इस हमले में ईरान के 4 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने बड़ी गलती की है, हम उन्हें बताएंगे कि ईरान क्या ताकत है। अयातुल्लाह के इस बयान के बाद इजराइल से लेकर के कई देशों में हड़कंप मच गया है। हालांकि खामेनेई का ये बयान जो है वो चेतावनी है या कुछ और, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ईरान क्या कदम उठाता है इस पर दुनिया की निगाहें जरूर बनी हुई है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल का हमला किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के हमले के बाद से ही माना जा रहा था कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे खूब बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया गया कि इजराइल अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। कुछ कह रहे थे कि इजराइल ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, लेकिन अब शनिवार रात इजराइल ने हमला किया तो ना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाने पर लिया और ना ही उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को। मीडिया के सारे रिपोर्ट्स फुस्त साबित हो गए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तेहरान, कराज, इस्फहान और शिराज में कम से कम 20 ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के 4 सैनिक मारे गए, इसकी ईरान ने भी पुष्टि की। हालांकि इजराइल पर कई देशों का दबाव था कि इजराइल कोई प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन इजराइल हमला करके माहौल को गर्म कर दिया। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तुरंत इस्लामिक देशों की जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ने बड़ा बयान देते हुए नाराजगी जताई। 27 अक्टूबर को जारी बयान में OIC ने हमले की कड़ी निंदा की। OIC के 57 देश सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य देश हैं या संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश हैं। OIC ने अपने बयान में कहा कि इजराइल का ईरान पर हमला संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। OIC इसकी कड़ी निंदा करता है। अगर इस इलाके में किसी भी तरह का टकराव शुरू होता है तो पूरा क्षेत्र अस्थिरता में समा जाएगा। तनाव और हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नेताओं को आगे आना चाहिए। गजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में इजराइल की आक्रामकता को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की खास वजूद है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। सऊदी अरब ने भी ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस इलाके में लगातार बढ़ रहे टकराव के खिलाफ हैं। टकराव के विस्तार से इस इलाके की शांति और स्थिरता प्रभावित होगी। हम सभी पक्षों से तनाव कम करने और टकराव का रास्ता छोड़ने की अपील करते हैं। अगर टकराव ऐसे ही जारी रहा तो इस इलाके के खतरनाक होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि इस इलाके में बढ़ते टकराव को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कतर इस्राइल द्वारा इस्लामी गणराज्य ईरान को निशाना बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता है और इस कृत्य को ईरान की संप्रभुता के खिलाफ और इंटरनेशनल कानून के सिद्धांतों का साफ उल्लंघन मानता है। कतर ने इस हमले से पैदा होने वाले गंभीर नतीजों के बारे में चिंता पर जोर दिया और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का हल निकालने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सिक्योरिटी और स्थिरता को खत्म करने वाली किसी भी चीज से बचने की अपील की है। सऊदी अरब और ईरान के बीच 2016 में राजनयिक संबंध खत्म हो गया था। ईरान में
प्रदर्शनकारियों ने सऊदी के दूतावास पर हमला बोल दिया था। इसी के जवाब में सऊदी अरब ने राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया था। लेकिन पिछले साल ही चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुआ था। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान पर हमले के लिए इसराइल की तीखी आलोचना की है। बहरीन ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल युद्ध विराम लागू करवाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस मामले में ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल की आलोचना की है। इस्लामिक देशों के समर्थन के बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि सबने निंदा तो कर दी, लेकिन इजराइल के लड़ाकू विमान इन्हीं देशों के हवाई क्षेत्र से गुजरे होंगे और ऐसे में इन देशों ने इजराइल के फाइटर प्लेन को जाने की अनुमति कैसे दी। इस बीच इराक ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ शिकायत की है। ईरान पर हमले में इजराइल ने इसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। इराक के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि इजराइल ने खुलेआम इराक के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ये इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है। इस्लामिक देशों ने इस हमले को गलत बताते हुए युद्ध पर विराम लगाने की मांग तो की है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल के खिलाफ क्या सभी मुस्लिम देश एकजुट हो पाएंगे? तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमेनेई कई बार इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इस्लामिक दुनिया के अपने विरोधाभास और उनके आपस के ही हित टकराते रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक अविश्वास है। दोनों के बीच शिया और सुन्नी का भी भेद है। ईरान के लिए पश्चिम के देश दुश्मन हैं, तो सऊदी अरब के लिए पश्चिम के देश रणनीतिक साझेदार हैं। ईरान इसराइल के अस्तित्व को ही नकारता है, तो सऊदी अरब इसराइल फलस्तीन टकराव का समाधान दो राष्ट्र के रूप में देखता है। सऊदी में राजशाही है, इसीलिए वहां के आम लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि ईरान में एक किस्त का लोकतंत्र है, इसीलिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर पाते हैं। सऊदी में अरब के शासकों की जो सोच इजराइल को लेकर है वही वहां की जनता की है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि वहां के जनता के पास अपनी सोच का इजहार करने की आजादी नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब के शासकों में एक डर की बात जानी जाती है कि अगर फिलिस्तीनियों को लेकर इस्लामिक देशों में उग्रता बढ़ी तो कहीं वहां की आम जनता सड़कों पर ना उतर आए। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 2000 के दशक में हमास की करीबी ईरान से बढ़ी। ईरान से करीबी के कारण सऊदी अरब ने हमास की दूरी बढ़ना लाजिमी था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है। ऐसे में हमास किसी एक का ही करीबी रह सकता है। इजराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है उतना मध्य पूर्व में कोई नहीं करता है। ऐसे में हमास और ईरान की करीबी स्वाभाविक हो जाती है। हमास और सऊदी अरब के रिश्ते भी स्थिर नहीं रहे। जब 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति शुरू हुई तो सीरिया में भी बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ईरान बशर अल असद के साथ खड़ा था, जो हमास के लिए एक असहज करने वाला था। इस स्थिति में ईरान और हमास के रिश्ते में दरार आई, लेकिन अरब क्रांति को लेकर सऊदी अरब का रुख मिस्र को लेकर जो रहा वो भी हमास को रास नहीं आया। सऊदी अरब मिस्र में चुनी गई सरकार का विरोध करता रहा। ऐसे में फिर से हमास की तेहरान से करीबी जो है वो बढ़ गई। 2019 के जुलाई में हमास का प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा और उसकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से हुई थी। सऊदी अरब में हमास के नेताओं को मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जोड़ा जाता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।